होगा यहाँ खुलेंगे विश्व स्तर के विश्वविद्यालय, जहाँ छात्र गुणवत्ता परक शिक्षा पाएंगे। यहाँ मेडिकल, आर्किटेक्चर, लॉ और अन्य उच्च शिक्षा के कॉलेज होंगे। हरियाणा में गूंजा शिक्षा का शंखनाद है। विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन कैंपस है आ रहा सोनीपत राय में, जहां 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की रहनुमाई में, भूपिंदर सिंह हुड्डा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा महान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। بدي منك ما تحرمني، لا بكل دقيقة تعذبني. मुल्क के मदरसों और मकतबों में भी दोपहर के खाने के लिए मिड डे मील की स्कीम की जाएगी शुरू। मरकजी वजीर कल्लम राजू का बयान। 2014 के आम इंतखाबात में हाथ को मजबूत करने के लिए शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी को लुभाने की कोशिश जारी। कांग्रेस लीडर पीएल पुनिया ने शाही इमाम से की मुलाकात। बिजली की कीमत में लगी कमी की मांग को लेकर दिल्ली में आज से आम आदमी पार्टी का एहतजाज शुरू। पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल गैर मुयन्ना भूख हड़ताल पर। हिरण शिकार मामले में अदाकार सलमान खान नहीं पहुंचे कोर्ट, मामले की सुनवाई 27 अप्रैल को। आदाब, मैं हूं गीतांजलि, पेश खिदमत है मंजरनामा। कांग्रेस पार्टी 2014 के आम इंतखाबात में अपने हाथ मजबूत करने के लिए शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी से हाथ मिलाना चाहती है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस के मजबूत दलित लीडर और रुकन पार्लियामेंट पीएल पुनिया ने शाही इमाम से खुसूसी मुलाकात की और उन्हें कांग्रेस में आने की दावत भी दी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते लोकदल के सरबराह अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के साबिक जनरल सेक्रेटरी और लोकमंच के लीडर अमर सिंह और जयप्रदा भी इमाम बुखारी से मिल चुके हैं। लेकिन इमाम बुखारी ने साफ कर दिया है कि मुसलमानों के तहफ्फुज़, तालीम और तरक्की के मंसूबों को अमली जामा पहनाने वाली पार्टी को ही 2014 में मुसलमानों के वोट मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी 2014 के आम इंतखाबात में अपने हाथ को मजबूत करने के लिए शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी से हाथ मिलाना चाहती है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस के मजबूत दलित लीडर रुकन पार्लियामेंट पीएल पुनिया ने शाही इमाम से खुसूसी मुलाकात की और उन्हें कांग्रेस में आने की दावत दी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते लोकदल के सरबराह अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी और समाजवादी के साबिक जनरल सेक्रेटरी और लोकमंच के लीडर अमर सिंह और जयप्रदा भी इमाम बुखारी से मिल चुके हैं। लेकिन इमाम बुखारी का साफ कहना है कि अपने आप को सेक्युलर और मुसलमानों का हमदर्द कहने वाली पार्टियों के पास अब भी वक्त है कि वो मुसलमानों से किए गए अपने वादों को पूरा करें। उनका कहना है कि तहफ्फुज़, तालीम और तरक्की के मंसूबों को अमली जामा पहनाने वाली पार्टी को ही 2014 में मुसलमानों के वोट मिलेंगे।
शाही मस्जिद के जराये से मौसूला इत्तला के मुताबिक पीएल पुनिया के अलावा जयंत चौधरी और अमर सिंह ने शाही इमाम को कांग्रेस में शामिल होने की दावत दी है। वहीं इमाम बुखारी से मुलाकात करते हुए अमर सिंह ने साफ तौर पर उन्हें कांग्रेस में जाने का इशारा दिया। साथ ही कहा कि आज नहीं तो कल मैं कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करूंगा। उनका कहना था कि आज की तारीख में कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी, कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी और कांग्रेस की लाडली बेटी प्रियंका गांधी उनके राब्ते में है और उनसे बातचीत हो रही है। साथ ही उन्होंने इमाम बुखारी को मुखातिब करते हुए कहा था कि इमाम साहब आप बीजेपी में जा नहीं सकते और समाजवादी पार्टी को आप समझ चुके हैं, इसलिए अब एक ही पार्टी बाकी बची है जहां आपको जाना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि इमाम बुखारी को किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, बल्कि सियासी पार्टियों को इमाम बुखारी की जरूरत है। अमर सिंह ने कहा कि अगर मैं चाहूं तो आज बीजेपी में शामिल हो सकता हूं, लेकिन अब इस 58 साल उम्र में हाफ पैंट नहीं पहनना चाहता। अगर ऐसा करना होता तो बहुत पहले कर चुका होता। वहीं शाही मस्जिद के जराये का यह भी कहना है कि अमर सिंह की तरह जयंत चौधरी भी कांग्रेस की ही वकालत करने के लिए आए थे। जराये का यह भी कहना है कि बहुत मुमकिन है कि राहुल गांधी ने जयंत चौधरी को इमाम बुखारी के पास भेजा हो, क्योंकि मुलाकात के दौरान जो भी बातें हुई उनमें ज्यादातर बातें कांग्रेस के हवाले से की गई। वहीं कांग्रेस जराये के मुताबिक ये भी इत्तला है कि बहुत जल्द शाही इमाम बुखारी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगे, लेकिन जब इस सिलसिले में शाही इमाम से बात की गई तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया। इमाम बुखारी ने कहा कि हम मुसलमानों के तहफ्फुज़, तालीम और तरक्की की बात कर रहे हैं, जो उन पर अमल करके दिखाएगा हम उसके साथ जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रियासती और मरकजी हुकूमतों के पास अभी भी वक्त है, वो 2014 से पहले अपने वादों को पूरा कर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और वहीं हिरन शिकार मामले में अदाकार सलमान खान कोर्ट नहीं पहुंचे। उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में भिजवा दी। अब मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी, लेकिन उनके अलावा बाकी के अदाकार सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे कोर्ट में सभी पेश हुए। इन सभी अदाकारों पर इल्जाम तय कर दिए गए हैं। इन सभी पर 1998 में फिल्म की शूटिंग के दौरान हिरन के शिकार का इल्जाम है। तो आपको बता दें कि हिरन शिकार मामले में अदाकार सलमान खान कोर्ट नहीं पहुंचे। अपनी मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने अपने वकील के जरिए कोर्ट में पहुंचवा दी है, लेकिन इस पूरे मामले की सुनवाई, अब अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। सलमान खान के अलावा बाकी के सभी अदाकार सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे कोर्ट में पहुंचे हैं और इन सभी अदाकारों पर इल्जाम तय कर दिए गए हैं। इन सभी पर 1998 में फिल्म की शूटिंग के दौरान हिरन के शिकार का इल्जाम है और अब कोर्ट ने इन सभी लोगों पर इल्जाम तय कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि सलमान खान के अलावा सभी अदाकार अदाकारा जो वो पहुंचे थे कोर्ट में, जिनमें सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे शामिल हैं, जो कोर्ट में पहुंचे थे। लेकिन सलमान खान कोर्ट नहीं पहुंचे। उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट अपने वकील के जरिए भिजवा दी कोर्ट में और दलील दी गई है उनके वकील की ओर से कि सलमान खान की तबीयत नासाज है, जिसके चलते वो कोर्ट में नहीं आ सकते। लेकिन अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 27 तारीख को होगी और कोर्ट ने हिदायत दी है कि सलमान खान को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। तो सन 1998 का यह मामला है जब सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे फिल्म की शूटिंग के लिए गए हुए थे और वहां उन्होंने काले हिरन का शिकार किया, जिसके बाद लगातार ये मामला जो है ये सुर्खियों में बना हुआ है। और आज एक अहम सुनवाई के दौरान सलमान खान कोर्ट नहीं पहुंच पाए। इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान सलमान खान कोर्ट नहीं पहुंचे, जबकि बाकी के लोग जिन पर इस का इल्जाम था वो कोर्ट में पहुंचे और कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। और डीजल की कीमत में 45 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। जुमे की रात से डीजल की बड़ी कीमत लागू हो जाएगी। इससे पहले 2 मार्च को थोक डीजल की कीमत में 1 रुपए की लीटर बढ़ाया गया था। आपको बता दें कि ये कीमतें लागू हो चुकी हैं। सेशन में ब्रेक होते ही तेल कंपनियों ने एक बार फिर से गाज गिराई। वाज़ेह रहे कि डीजल की कीमत 45 पैसे बढ़ गई है और हर महीने डीजल के दाम अब बढ़ते रहेंगे। तो डीजल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। इस बार ये इजाफा 45 पैसे
का किया गया है और डीजल की कीमत 45 पैसे बढ़ा दी गई है। हर महीने ये दाम बढ़ेंगे। डीजल की कीमत में 45 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। जुमे की रात से डीजल की बड़ी कीमतें लागू हो चुकी हैं। आपको बता दें, इससे पहले 2 मार्च को थोक डीजल की कीमत में एक बार इजाफा हुआ। 1 रुपए फी लीटर बढ़ा दिया गया था और बजट सेशन में ब्रेक होते ही तेल कंपनियों ने एक बार फिर से ये गाज गिराई और वाजे रहे कि डीजल की कीमत 45 पैसे बढ़ गई है और हर महीने ये दाम बढ़ते रहेंगे। तो जहां एक और आवाम परेशान है, वहीं दूसरी ओर अब पेट्रोल के दाम बढ़ने के बाद लोगों की परेशानी जाहिर तौर पर बढ़ती नजर आएगी। आपको बता दें कि पेट्रोल के दामों में बीच में जो है वो गिरावट कराई गई थी, लेकिन इस बार अगर बात करें डीजल की, तो डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। 45 पैसे ये दाम बढ़ चुके हैं। और भारत लौटे इटली के दोनों फौजी आज दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में पेश होंगे। पेशी से पहले इटली के नायब वजीर खारजा मिस्तुरा ने मांग की है कि इस मामले की सुनवाई स्पेशल कोर्ट में हो। वहीं इटली के 2 फौजियों के जुमा को हिंदुस्तान पहुंचने के बाद राहत की सांस रही हुकूमत के लिए एक नया तनाजा खड़ा हो गया है, जिसके मुताबिक इटली ने कहा है कि उसके इन दोनों फौजियों को मौजूद शर्तों के बुनियाद पर वापस भेजा है। इन शर्तों में सबसे अहम शर्त है कि इन दोनों को मौत की सजा नहीं दी जाएगी। We didn't have this special court. Remember, we had a court, we had then a Supreme Court. The Supreme Court decided on the 18th of January, if I'm not wrong, and then after, while our Marines were on bail, there was indication that that special court was not just a dream, was going to become reality. We agree with the Foreign Minister, and I'm pleased to see that the special court needs to be done expeditiously. Timing is now becoming an important issue for Indian public opinion and, trust me, for Italian public opinion. और दिल्ली में वाक़ई शास्त्री भवन में कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान की मजलिस आमला की मीटिंग का इनकाद किया गया, जिसकी सरदार मरकजी वजीर ममलिकत बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल जितिन प्रसाद ने की। इस मीटिंग में उर्दू ज़ुबान की हिमा जेहत तरक्की और कौंसिल के कारकर्दगी पर संजीदगी से गौर खोज किया गया। इस मौके पर मरकजी वजीर जितिन प्रसाद ने कहा कि मरकजी हुकूमत उर्दू जुबान के फरोग के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और कौमी उर्दू कौंसिल के कारकर्दगी इसकी बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने ये भी कहा कि आज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का दौर है और कौंसिल इस सिमत में काम कर रही है और इस सिलसिले में असरी तकाज़ों मलहूज़े नजर रखा गया है। उर्दू जुबान से वालेहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि आज इस खूबसूरत जुबान का चलन कम हो रहा है, लिहाजा इस जुबान की अबियारी करना हम सब की जिम्मेदारी है। और इंसानी वसाइल के फरोग में मरकजी वजीर पल्लम राजू के नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब मुल्क में मदरसों और मकतबों में भी दोपहर के खाने के लिए मिड डे मील की स्कीम शुरू की जाएगी। इस स्कीम के तहत मिलने वाले खाने का मयार भी बेहतर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क के तकरीबन 12,12,000 तालीमी इदारों में 10 करोड़ 44 लाख से ज्यादा बच्चे मिड डे मील का फायदा उठा रहे हैं, जिसकी वजह से 72% बच्चे स्कूल में मौजूद हैं और मजीद मिड डे स्कूल के खाने का मायार बेहतर किया जाएगा। इसकी निगरानी के लिए कमेटी तश्कील की गई है जो खाने के मायार पर नजर रखेगी और यही स्कीम मदरसों और मकतबों में भी नाफिज की जाएगी।
और आज सहारा के लिए अहम दिन है। सहारा की चेयरमैन सुब्रत राय की अर्जी पर आज आखिरी सुनवाई होगी। राय ने इस अर्जी में सेबी द्वारा उनके बैंक खाते और प्रॉपर्टी कुर्क करने को चैलेंज किया है। मामला सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से जुड़ा है। इसमें सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों को सरमायाकारों से जमा कराए गए 24,000 करोड़ रुपए रिफंड करने को कहा गया है। सरमायाकारों को पैसे लौटाने में के अमल सेबी की निगरानी में होनी चाहिए। रकम सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्प लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्प लिमिटेड द्वारा लौटाई जाएगी। और अमरीकी सदर बराक ओबामा के फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि इजराइल की जानिब से यहूदी बस्तियां अमन के लिए गैर मौजू हैं। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर बराक ओबामा इस वक्त मशरिक़े वुस्ता के दौरे के पहले मरहले में इजराइल के दौरे पर हैं। इस मौके पर अमेरिकी सदर ने कहा कि अमेरिका एक आज़ाद और खुद मुख्तार फिलिस्तीनी रियासत के क़याम के लिए मुखलिस है। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ रमला में मुलाकात के बाद कहा कि इजराइल की जानिब से यहूदी बस्तियां अमन के लिए गैर मौजू हैं। अमरीकी सदर ओबामा जो इन दिनों मशरिक़े वस्ता के दौरे के पहले मरहले में इजराइल के दौरे पर हैं, ये बात आज मगरबी किनारे के शहर रमला में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात के बाद कही। सदर ओबामा ने यह भी कहा कि अमरीका एक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए मुखलिस है। इसके अलावा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी इस मामले के हल के लिए तमाम तर तवानाइयाँ सर्फ करने को तैयार हैं ताकि दोनों फरीक को करीब ला सकें। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने मुज़ाकरात के हवाले से कहा कि मुज़ाकरात अच्छे और फ़ायदेमंद थे। इससे कबल अमरीकी सदर ओबामा इजराइल के अपने पहले दौरे पर तेल अवीव पहुँचे थे और उन्होंने इजराइल के साथ अमरीका के दायमी ताल्लुकात का इयादा किया। इसके अलावा दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने इस मौके पर ईरान पर मुश्तरका और सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। यरूशलेम में मुज़ाकरात के बाद नेतन्याहू ने कहा कि वो इस बात की बहुत कद्र करते हैं कि अमरीकी सदर ने अपनी दूसरी मुद्दत सदारत के बाद पहला बैरूनी दौरा इजराइल का किया है। उन्होंने सदर ओबामा का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हमारे ताल्लुकात और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुक को पुख्ता बनाने के लिए मेहनत की है। ओबामा ने और इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि दोनों ममालिक के अहदाफ मुश्तरका हैं। सदर ओबामा ने यह भी कहा कि उनके और इजराइल के दरमियान ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं है। सदर नेतन्याहू ने सदर ओबामा के ईरान पर मौक़िफ़ पर उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि सदर ओबामा ईरान को जौहरी ताकत बनने से रोकने के लिए कुल्ली तौर पर पुरअज़्म हैं। इजरायली सदर ने कहा कि वो और सदर ओबामा दोनों शाम को पुरअमन और मुस्तहकम देखना चाहते हैं और ये नहीं चाहते कि शाम के कीमियाई हथियार दहशतगर्दों के हाथ लगें। नेतन्याहू की हुकूमत की तश्कील को अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो फ़लस्तीनियों के साथ अमन के मुतमन्नी हैं। हम फ़लस्तीनी अवाम की तरफ अमन और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अमरीकी सदर के दौरे से फ़लस्तीनियों के साथ ताल्लुकात का नया बाब शुरू होगा। सदर ओबामा ने कहा कि इजराइल की सलामती एक संजीदा फ़र्ज़ है। उन्होंने कहा इजराइल को फ़ौजी इमदाद देने पर बातचीत की जाएगी और अमरीका आहिनी गुंबद के लिए मज़ीद $20 करोड़ की रकम फराहम करेगा। उन्होंने कहा मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए एक मजबूत और महफूज यहूदी रियासत का क़याम ज़रूरी है, जिसके साथ साथ एक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत भी मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। और यहाँ रुक रहे हैं एक वक्फे के लिए, जल्द लौट रहे हैं। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी। किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए।
जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ जेड और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल्स, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। वक्फे के बाद फिर से खैर मकदम है और शाम की दारुल हुकूमत दमिश्क में एक मस्जिद में एक खुद कुछ बम धमाके के नतीजे में सदर बशारुल असद के हामी अली में दीन हलाक हो गए। शाम के हुकूमती टेलीविजन ने बताया कि बुजुर्ग आलम दीन डॉक्टर मोहम्मद सईद रमदान अलबूती दमिश्क के इलाके में अलम जर्राह में वाक़े मस्जिद अल इमाम में दहशत गर्दों के खुदकुश बम हमले में शहीद हो गए। शाम की वजारत सेहत ने खुदकुश हमले में 42 अफराद के हलाकतों और 84 अफराद जख्मी होने की तस्दीक की है। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में एक मस्जिद में खुदकुश बम धमाके के नतीजे में सदर बशारुल असद के हामी एक सरकर्दा आलिम दीन मारे गए। शाम के सरकारी टेलीविजन ने इतला दी है कि बुजुर्ग आलिम दीन डॉक्टर मोहम्मद सईद रमजान अलबूती दमिश्क के इलाके अल मुजर्रा में वाक़े मस्जिद अल इमाम में दहशतगर्दों के खुदकुश बम हमले में शहीद हो गए हैं। शाम की वजारत सेहत ने इस खुदकुश हमले में 42 अफराद की हलाकत और 84 के जख्मी होने की तस्दीक की है। 84 साला शेख रमजान अलबूती एक सुन्नी आलिम दीन थे और तारीखी मस्जिद जामिया उमूविया के इमाम थे, लेकिन वो सदर बशारुल असद के हामी थे और उनके हक में तकरीरें करते रहते थे। बागी जंगजुओं के एक तर्जुमान लोए मिक़दाद ने एक बयान में कहा है कि जैशुल हुर उन पर हमले में मुलविस नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम जैशुल हुर की जानिब से इस कार्रवाई की किसी भी तरह जिम्मेदारी कबूल नहीं करते। हम इस तरह के खुदकुश बम धमाके नहीं करते और न मसाजिद को निशाना बनाते हैं। ज़राए के मुताबिक मकतूल शेख अलबूती शामी हुकूमत के पुरजोश हामी थे और वो शाम में सबसे बुजुर्ग असद नवाज आलिम दीन थे। उनके जुमे के खुतबात सरकारी टेलीविजन से बराह रास्त नश्र किए जाते थे। उन पर दमिश्क की मस्जिद में खुदकुश बम हमले की खबर जो ही मंजर आम पर आई तो एक सरकारी टेलीविजन स्टेशन ने अपनी मामूल की नशरियात रोककर कुरान मजीद की आयात नश्र करना शुरू कर दी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। मकतूल शेख अलबूती 1929 में पैदा हुए थे। उन्होंने इब्तिदाई तालीम दमिश्क के दीनी मदारिस से हासिल की और फिर जामिया अल अज़हर काहिरा के कुल्लियतुश शरिया से इस्लामी उलूम में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी। वो मुख्तलिफ इस्लामी मौज़ूआत पर 23 कुतुब के मुसन्निफ थे। वो शामी सदर की उनके खिलाफ मार्च 2011 से जारी मुस्लिह अवामी तहरीक के बाद से हिमायत कर रहे थे और वो अपने जुमे की खुतबात में शामी सदर की हिमायत पर जोर देते रहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। और शाम के बागी जंगजुओं और फौजियों पर मुश्तमिल जैशुल हुर के शुमाली शहर हलब में जौहरी हथियारों के हमले में जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार किया है और उन्होंने कहा है कि हुकूमती फौज ने कस्बा खान अल असल में जौहरी मवाद का हामिल रॉकेट फायर किया है। हलब में जैशुल हुर के सीनियर कमांडर ने एक बयान में कहा कि शामी फौज ने शान अल असल कस्बे में एक जौहरी एजेंट्स का हामिल एक स्कर्ट मिसाइल फायर किया है।
फिर अचानक हमें मालूम हुआ कि हम उस हमले का इल्जाम आयद किया जा रहा है, लेकिन बागियों का इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं है। शामी सदर बशारुल असद हुकूमत ने पहली बार बागियों पर जौहरी हथियार इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद किया है। इससे पहले शाम के जौहरी हथियारों के बागी जंगजुओं के हाथ लगने की इत्तला सामने आई थी, लेकिन अमेरिका और इजराइल इस खदशे का इजहार करते रहे हैं और शाम के जौहरी हथियार बागियों के हाथ लग सकते हैं। वाज़ेह रहे कि शाम के पास सैकड़ों टन मुख्तलिफ जौहरी हथियार हैं। इनमें VX जहरीली गैस भी शामिल है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि शाम के जौहरी हथियार स्कड मिसाइल के साथ फायर नहीं हो सकता या हो सकता है। और मंजरनामा में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं नाते पाक के साथ। अल्लाह हाफिज। بدي منك ما تحرمني لبكل دقيقة تعذبني. अभी खबर मिली है कि टीडीएस काट के जमा ना करने और टीडीएस रिटर्न फाइल ना करने पर VHN कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। उन्हें जुर्माने के साथ साथ 3 महीने से 7 साल तक की कैद हो सकती है। सर ये फाइलें छोड़ो, पहले ये बताओ तुमने जो टीडीएस काटा था जमा किया या नहीं? सर वो तो तुम्हें मालूम है कि ये पैसा जमा न करवाने पर जेल की सजा हो सकती है, और टीडीएस के रिटर्न फाइल करे क्या? सर वो मैं बस करवाने ही। मुझे आज ही कंप्लायंस रिपोर्ट चाहिए और रिटर्न में सबके नाम के सामने सही पैन लिखा होना चाहिए। आयकर विभाग ने टैक्स डिडक्टर्स को सुझाव दिया है कि टीडीएस की राशि तुरंत जमा करवाएं और अपना नाम डिफॉल्टर्स की लिस्ट में ना आने दें। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। विकास